शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। नमस्कार, आदाब। सूरज हूं चमकते हुए मंजर की तरह हूं, सूरज हूं चमकते हुए मंजर की तरह हूं, माथे पे ज़माने की मुक़द्दर की तरह हूं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहैसियत शायर, पत्रकार, क्रिटिक के साथ साथ फिल्मी गीतों में अपने शब्दों की जादूगरी का लोहा मनवाया। शख्सियत में आज है हमारे साथ मशहूर व मारूफ शायर और गीतकार इब्राहिम अश्क। ऐसे भी अपनी राह में गुजरे हैं हादसे, हमको गिरा के लोग जहां के संभल गए। जिंदगी के तल्ख तजुर्बे और हालात को जिन्होंने लफ्जों की रोशनी के जरिए अपनी जिंदगी में उतारा और जिंदगी के हर पहलू को अपनी नज़मों में, अपनी शायरी में पिरोया। इब्राहिम अश्क। नई पीढ़ी के शायरों में अश्क एक ऐसे शायर हैं जो अपनी पीढ़ी की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं और वक्त की नफ्स को जान उस पर अपनी राय देने से नहीं चूकते। चिड़िया बैठ बुंदेल पर बोले मीठे बोल, सुन बनिए इस बोल का कर सकता है मोल। एक कतरा दरिया है तो दरिया हो जा, एक कतरा दरिया है तो दरिया हो जा, एक ज़र्रा सहरा है तो सहरा हो जा, एक कतरा दरिया है तो दरिया हो जा, एक ज़र्रा सहरा है तो सहरा हो जा। इस तरह गुजर अश्क हदों से अपनी, एक शख्स अगर तू है तो दुनिया हो जा। इब्राहिम अश्क की पैदाइश मुल्तानपुरा मंदसौर की रही और इंदौर यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए किया। फिर पत्रकारिता से जुड़े, जिसमें इंदौर समाचार, शमा मैगजीन और सरिता मैगजीन काबिले जिक्र रहे। लेकिन ये सफर यहीं तक नहीं थमा। नई चुनौतियों को आजमाने की ख्वाहिश उन्हें ले गई मुंबई और फिर शुरू हुआ संघर्ष का एक लंबा सफर। और इस एक सफर में उन्हें बॉलीवुड से जुड़ने का मौका भी मिला और बॉलीवुड को दिए उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत। नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक लड़का एक लड़की दीवानी, वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था, दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं। इब्राहिम अश्क की कई किताबें और शायरी के मजमूए छप चुके हैं और उनकी इन कामयाब कोशिशों के चलते उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आज की तारीख में उर्दू अदब के साथ साथ बॉलीवुड में भी उन्हें काफी मकबूलियत मिल रही है। खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत में आपका इब्राहिम साहब। इब्राहिम साहब, शुरुआत आप ही के अपने बचपन से हम करना चाहेंगे। बचपन की यादें बहुत खूबसूरत होती हैं, कुछ खट्टी भी होती हैं, कुछ मीठी भी होती हैं और कुछ कड़वी भी होती हैं। मैं बहुत ही धूल मिट्टी से उभरा हुआ पौधा हूँ और मेरे घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मेरी देखभाल करने में मेरी माँ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा और उन्हीं की परवरिश। वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो है बड़ा आदमी बने। लड़ाई के ज़माने में 1947 में
वो जब मौलाना आज़ाद की तस्वीरें देखती थी, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें देखती थी, तो वो सोचती थी कि मेरा बेटा भी ऐसा कुछ बनना चाहिए। माँ ने अपने आप को मिटा के मुझे बनाया, क्योंकि मैं गरीब माँ का बेटा था और जिसके सर पे बाप का साया भी वैसा नहीं था। मैंने 5वीं क्लास पास की और मेरे वालिद ने कह दिया था कि अब पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया जाए। तो मेरी वालिदा ने कहा कि नहीं, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है तुम पढ़ो, और मैं पढ़ने में बहुत ही, कहना चाहिए कि टैलेंटेड समझा जाता था। तो ये खुदा का करम था और मेरी वालिदा की दुआएं थी। ज़हीन थे आप, मतलब शुरू से ही। अगर आपके लिखने की बात की जाए, कब आपको याद पड़ता है कि आपकी कलम ने स्याही से आपकी ज़िंदगी के जो तजुर्बे थे उनको कागज़ पर उतारा? मेरी वालिदा जो है वो लोकगीत वगैरह गुनगुनाया करती थी, शादी ब्याह में भी वो गाया करती थी। तो उनको जब मैं सुनता था अकेले में गुनगुनाते हुए, तो उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी लगती थी मुझे, और मैं थ्रिल हो जाता था उस आवाज़ को सुन के। तो उसी से मुझे कहना चाहिए कि तहरीक मिली। हुआ ये कि 1962 में जब हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ, उस वक्त मैं अपने यहाँ के हाई स्कूल में एक कवि सम्मेलन सुनने गया। तो वहाँ लड़के भी कुछ सुना रहे थे, दूसरों की कविताएं, और कुछ कवि भी आए थे, वो भी सुना रहे थे। तो मेरे दिल में ऐसा मतलब भाव उमड़ा कि ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ। और घर आकर मैंने राष्ट्रीय कविता एक कही और वो अपनी बाल सभा में पढ़ी। तो किसी को यकीन नहीं आया कि ये आपने लिखी मैंने लिखा है। सब कहने लगे ये कहीं से उठा लाया है। और जब फिर जुनून ऐसा रहा कि मैं बदस्तूर कहने लगा, और एक एक दिन में 20-20 गीत कह लेता था मैं उस वक्त। और कुछ याद आती हैं वो पंक्तियाँ आपको? हाँ, मेरी पहली गज़ल का एक शेर जो काफ़ी मशहूर हुआ उस ज़माने में, वो सुनाता हूँ आपको कि देखा नहीं है अर्श का हिलना अगर कभी, देखा नहीं है अर्श का हिलना अगर कभी, टूटा हुआ किसी का ज़रा दिल दुखा के देख। वाह, बहुत खूब। तो ये मेरी पहली गज़ल का शेर था और काफ़ी लोगों को पसंद आया। उसके बाद तहरीक मिलती गई और मैं लिखता रहा। हादसे कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी गहरे हो गए। अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, और भी हम तो अकेले हो गए। बैठे बैठे दिल जो भर आया कभी, बैठे बैठे दिल जो भर आया कभी, रो दिए बच्चों के जैसे हो गए। दोस्तों कैसी बहार आई है, दोस्तों कैसी बहार आई है, ये दिल हरा और जख्म नीले हो गए। और क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, अश्क दिल लोगों के सस्ते हो गए। क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, अश्क दिल लोगों के सस्ते हो गए। यकीनन आपने जैसा कि पहले भी बताया कि स्ट्रगल बेपनाह रहा आपकी ज़िंदगी में। जी जी। आज अगर थोड़ा सा पीछे पलट कर आप देखें तो कुछ वाक़े याद आते हैं जब आपको लगा कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है? देखिए, मैं जब इंदौर गया तो वहाँ मुझे एक अखबार में नौकरी मिल गई, और उसमें मैं उर्दू साहित्य देवनागरी में छापा करता था, शाया करता था। वो बहुत पॉपुलर हुआ। वो उस वक्त का बिल्कुल नया था एकदम। और मैंने ही वो ट्रेंड शुरू किया था, क्योंकि मैं उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के करीब रहा, तो मैं चाहता था कि उर्दू को भी लोग समझें। तो इंदौर में आपने जैसे कि एक पत्रकार की हैसियत से काफ़ी काम किया जी। उस वक्त जो आप काम कर रहे थे, तो लोगों की नब्ज़ को आपने बहुत मजबूती से समझा होगा, टटोला होगा। जी जी जी। और फिर वो जो तमाम अनुभव थे वो कहीं ना कहीं आपकी शायरी में दिखाई दिए। देखिए, उसके साथ साथ मेरा स्ट्रगल भी चल रहा था। इंदौर में मुझे ये अखबार की नौकरी मिलने से पहले मैं एक टाइपराइटर उसमें काम करता था। टाइपराइटर की जो दुकान थी, वहाँ लोग टाइप सीखने आते थे, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। तो मैं उनको टाइप करना सीख लिया था मैंने, और उनको टाइपिंग सिखाता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे सिर्फ 30 रुपया मिलता था महीने का, और उस 30 रुपये से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। और उस 30 रुपये में कुछ ओवर टाइम में जो करता था, उसका जो पैसा आता था तो मैं अपनी वालदा को भेजा करता था। क्या बात है।
जी, और नाइट स्कूल मैंने ज्वाइन कर रखा था, कॉलेज इस्लामिया करीमिया में। तो रात में पढ़ता था और दिन में काम करता था, और इस तरह से मेरी ज़िंदगी की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ था। जब आप शमा से जुड़े तो उसके बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी रही, और ख़ास तौर पर अगर दिल्ली की अदबी महफ़िलों की बात की जाए तो वो कैसी थी? देखिए, दिल्ली आना भी मेरा एक हादसाती था, क्योंकि इंदौर में मेरे लिए कोई काम नहीं बचा था। अखबार का पेपर का जो कोटा कम होने की वजह से वहाँ की मेरी मुलाजमत छूट गई थी, और दूसरी मुलाजमत कहीं मिल नहीं रही थी, तो मेरे पास कोई काम नहीं था। ऊपर मेरी वालदा की ज़िम्मेदारी थी, मेरी एक बहन छोटी, उसकी ज़िम्मेदारी थी। तो उन सब परेशानियों की वजह से मैंने 2-3 बार ऐसा सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं। फिर मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, तुम अजमेर शरीफ जाओ और ख्वाजा साहब से कुछ दरख्वास्त करो अपनी। तो मैं अकेला वहाँ, कुछ मेरे अजीज़ रहते थे अजमेर में, ख्वाजा साहब के दर पे मैं गया और मैंने कहा कि अब तो आप ही सब कुछ हैं मेरे लिए, आप संभालेंगे तो मैं संभल जाऊंगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल तूफ़ान से गुजर रही है। और वहाँ से मैं दिल्ली आया। तो यहाँ शाहाब जाफरी एक शायर हुआ करते थे, बहुत अच्छे शायर थे, तरक्की पसंद। तो उनसे मैं मिला। उन्होंने मुझे पहला ख़त लिख के दिया खलीक अंजुम साहब के लिए, उर्दू घर में मुलाजमत के लिए। मैं जब उनसे जाके मिला तो उन्होंने कहा कि अश साहब, आपने तो देर कर दी, कल ही हमने इस एक पोस्ट हमारे यहाँ खाली थी, उस पर एक लड़के को रख लिया है, तब तो है नहीं कुछ आपके लिए। दूसरा ख़त उन्होंने मोहम्मद हसन, एक तरक्की पसंद तनकीद निगार और बहुत ही JNU में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनके लिए लिख के दिया। वो असली अदब एक रिसाला निकालते थे, तो उनके 2 शुमारे जो हैं उस वक्त नहीं निकले थे, तो उन्होंने मुझे रख लिया अपने यहाँ। उसके 1-1.5 महीने बाद ही शमा में मैं जब इदरीस साहब से मिला और अपने तजर्बात के बारे में मैंने बताया, उर्दू साहित्य जो मैं निकाला करता था उसके कुछ मतलब कटिंग्स मेरे पास थी, वो दिखाए, तो इदरीस साहब बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने मुझे शमा में रख लिया। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 350 रुपया माहाना मेरी तनख्वाह उस वक्त हुई। इब्राहिम साहब, आपकी ज़िंदगी और आपकी शायरी को जिन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है जी, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए। जी। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए, आइए देखते। इब्राहिम अश्क उर्दू अदब और उर्दू शायरी की एक अहम शख्सियत हैं। शायर के हवाले से पूरी दुनिया इस नाम से वाकिफ़ है, लोग उनको जानते पहचानते हैं। गज़ल में जो तब्दीली आई है उसके एक अहम रुकन की हैसियत वो रखते हैं। ये मेरी एक खुशकिस्मती है कि उनकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं उनको बहैसियत इंसान एक बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ। एक बात और चलते चलते मैं ये कहूँगा, इब्राहिम अश्क एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पहले अदब ने जाना है, बाद में वो मुशायरों में आए और फिल्मों में आए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और उर्दू की जितनी भी मैगज़ीन हैं, पूरे वर्ल्ड से निकलती हैं, उन सब में इब्राहिम अश्क साहब की शायरी बराबर छपती रहती है और उनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। अश्क साहब आदाब, उम्मीद है अच्छे होंगे। आप तो हमेशा अच्छे रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदी ज़बान में आपके लिए कहा जाए तो आप 16 कला संपन्न व्यक्ति हैं। आपकी शायरी, आपकी गीत निगारी, तनकीद, मरसिया, गज़ल गो तो आप हैं ही बहुत अच्छे। कौन कौन सी सिन्फ ऐसी है जहाँ आपकी दस्तरस नहीं है? आपकी सारी किताबें हमने पढ़ी हैं और हमें बड़ा इस बात पर फ़ख्र होता है कि फ़िल्मी दुनिया में आप जैसी शख्सियत इस दौर में मौजूद है। आप सिर्फ तुकबंदी नहीं करते, गीत में मानवियत भर देते। मैं इस मौके पर आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियों के मंजिलें नई नई अता करता रहे।
बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? ये सब दोस्त नवाज लोग हैं। तो बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं शख्सियत, जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर व मारूफ शायर और गीतकार इब्राहिम आशिक। मुंबई कैसे जाना हुआ आपका? दिल्ली से बॉम्बे जब गया तो वहाँ एक मेरे रिश्तेदार थे, अजीज़ थे, जो मेरी ससुराल की तरफ से थे, और वो 20-22 साल की उम्र में डायरेक्टर बन गए थे। अच्छा। अच्छे डायरेक्टर थे, एस खलील नाम था उनका। तो मैं अचानक जब यहाँ से मुलाजमत छोड़ के उनके भरोसे चला गया कि वो मेरी कुछ मदद करेंगे, तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। बोले इस तरह से थोड़ी आ जाता है कोई। और वो अलीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। एक बार तलत महमूद ने मेरी गज़लें गाई और उनकी ज़िंदगी का आखिरी रिकॉर्ड था वो। अच्छा। गज़ल का। तो मेरी 2 गज़लें उसमें शामिल थी, जिसे दिलीप कुमार ने रिलीज़ किया था। तो मैंने उनसे शेयर किया कि भाई देखिए ये मेरी तस्वीरें आई है दिलीप साहब के साथ और मेरा रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ है। उन्होंने ऐसे तस्वीर देखी और यूँ फेंक दिया, वेरी बैड फोटोग्राफ्स। तो कितना दिल टूटे हैं। मेरा बहुत ज़बरदस्त उस वक्त मतलब दिल टूटा। और मैंने कहा जो हमारे अजीज़ हैं वो इस तरह से डिग्रेड करते हैं, दूसरे लोग हमें नवाज रहे हैं, और जो करीब के लोग हैं, तो ये बड़ी तल्ख जो तजुर्बात रहे। पहला ब्रेक कब मिला? पहला ब्रेक HMV में एक ऑफिसर हुआ करते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, मुरली मनोहर स्वरूप। मुरली मनोहर स्वरूप जो थे वो मेरे यहाँ से जाने के पहले ही मेरे कलाम को पढ़ चुके थे और पसंद करते थे। कई लोगों को वो रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन मेरे बहुत चाहने वाले थे वो, मेरी शायरी से बहुत मुतासिर थे। तो वाणी जयराम का एक गज़ल का एल्बम कर रहे थे। जब उनको मालूम हुआ कि मैं बॉम्बे आया हूँ तो उन्होंने मुझे बुलवाया। तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सुरेंद्र कोहली जी, उनसे मैंने जिक्र किया। सुरेंद्र कोहली ने कहा नहीं, मुरली मनोहर स्वरूप तो आपको बुलाना चाह रहे हैं। मुझसे जिक्र भी किया था उन्होंने कि इब्राहिम आए मैं यहाँ पे, तो मेरे पास लेके आओ। मुझे लेके गए सुरेंद्र कोहली और उन्होंने कुछ गज़लें, बोले मैं एक एल्बम बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे गज़ल दीजिए अच्छी सी। तो उस एल्बम में मेरे अलावा कोई भी नया शायर नहीं था मेरी उम्र का। उसमें फैज़ की गज़ल थी, उसमें शकील बदायूनी की गज़ल थी, अपने कैफ़ी साहब की गज़ल थी, और उन सब के बीच में मैं एक नया था, नए शायर के तौर पे। लेकिन मेरी वो गज़ल बहुत चली। और फिर उसके बाद फिल्मों में आपको पहला ब्रेक कब मिला? देखिए फिल्मों से पहले मेरा जो ये गज़ल के एल्बम में जो मेरा नाम हिट हुआ, जैसे चंदन दास ने मेरी गाई, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। इसी तरह तलत अजीज़ ने बहुत सारी मेरी गज़लें गाई, मैं कहूँ मस्ती कहूँ, ठहरा हुआ दरिया कहूँ। इसी तरह से हरिहरन, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आँखों से वो बात ज़बानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, तुम्हारे कानों में धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। इब्राहिम आशिक का मामला यह है कि एक अच्छे शायर भी हैं
उर्दू का कोई भी शायर हो वो अमन, इत्तेहाद और इंसानियत ही की बात करता है, वो यूनिवर्सल एथोस की बात करता है। तो इब्राहिम आशिक़ की शायरी के अंदर भी वही इथिकल वैल्यूज़ हैं, वही अखलाक़ी क़दरें हैं, वही समाजी क़दरें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबानों के मिश्रण से जो शायरी करते हैं उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। आज के दौर के अंदर जबकि बहुत ही ख़राब और पस्त मेयार के गाने लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे में इब्राहिम आशिक़ साहब ने अदबी क़दरों का ख़याल रखा है और अवामी मेयार का भी ख्याल रखा है और वो सारे जज्बात पेश किए हैं जिसका समाज से ताल्लुक़ है, वो समाज से संवाद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम आशिक़ साहब और मुस्तक़बिल में तरक्की करें, उनके अंदर जो एक अज़्म है, हौसला है, जो आगे बढ़ने की आरज़ू है वो उनकी पूरी हो। आदाब इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? आप इतने सीधे, सच्चे और नरम दिल इंसान हैं कि कोई भी आदमी मिलकर के आपसे मुतासिर हो सकता है। और एक शेर मुझे आपका याद आ रहा है, अगर मैं चुप रहूं तन्हाइयों में, मेरी धड़कन में कोई बोलता है। तो मैं किसी तरह आपको भूल नहीं सकता। और मुझे याद है कि जब मेरी किताब जवाज़ इंतखाब छपी थी तो आपने बहुत ही एक तवील मज़मून लिखा था जो कलकत्ता के एक मैगज़ीन मिशगा में छपा था। उसके लिए भी मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि आप अदब को भी और फ़िल्म को भी अच्छी शायरी और अच्छे नगमे से नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? ये सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मेरी खुशनसीबी है कि इल्म और अदब से जुड़े हुए लोग मुझे हमेशा मोहब्बत करते रहे। फिर फिल्मों में आपको पहला ब्रेक कब मिला? 1984 में। फिल्म का नाम था गीत मेरे प्यार का। तो उसमें 6 गाने थे मेरे। पिक्चर बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हुई। नहीं हुई, बल्कि कुछ प्रोड्यूसरों की गफलत की वजह से वो रिलीज़ भी नहीं हुई। और फिर बाहर आने तक के बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बाहर आने तक फिर मुझे बहुत देर से मिली। तो बाहर आने तक में तो सुपर डुपर हिट हुआ मेरा गाना मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं। तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं, तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। फिर राजेश रोशन से आपका कैसे जुड़ना हुआ? ये इसी गाने की वजह से हम राजेश रोशन से जुड़े। फिर उसके बाद कौन कौन सी फिल्मों में आपने गीत लिखे जो इस वक्त आपको याद आ रहे हैं? जैसे कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रीश, जानशीन, आप मुझे अच्छे लगने लगे। फिर सुभाष घई की फिल्म ब्लैक एंड वाइट, तो इस तरह अच्छी अच्छी फिल्में की। ये वेलकम की हमने, 10 कहानियाँ की, फिर प्रियदर्शन की ये तेरा घर ये मेरा घर। किसने घर ये दिया दिया है, किसने कब्जा किया किया, ऐसा कैसे हुआ हुआ है, सब कुछ तुझको पता पता, मैं भी जानू तू भी जाने जाने जाना, फिर भी तू ना मेरी माने जाने जाना। सरस्वती ये तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर। सरस्वती ये तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर। थिएटर से जुड़ना कैसे हुआ आपका? थिएटर से जब मैं यहाँ दिल्ली में था तो लाइट एंड साउंड से इनसे मैं जुड़ा हुआ था और यहाँ कुछ ड्रामे मैंने किए थे। लेकिन जब मैं बॉम्बे गया था तो मैंने बिल्कुल इससे
तौबा कर ली थी। मैं नहीं करना चाहता था। मुजीब खान जो डायरेक्टर हैं वहाँ, थिएटर का बड़ा नाम है उर्दू थिएटर का, तो उन्होंने एक ड्रामा लिखवाया काजी मुश्ताक अहमद साहब से, गालिब की हवेली। वो जब लिख के आ गया तो वो सोचने लगे कि अब इसे करेगा कौन, गालिब का किरदार किससे करवाएं। तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम अश्क को बुलाते हैं, उनको पढ़वाते हैं ये ड्रामा। मुझसे पढ़वाया, पूछा कैसा है, मैंने कहा बहुत अच्छा ड्रामा है ये तो, और गालिब का एक नया किरदार, इसमें सेकुलर किरदार उभर के आ रहा है। तो बोले ये करना है आप। सैयद साहब, शहर में नक्शे मुरतब हो रहे हैं। इस इलाके का दारोगा मेरे पास भी आया था। मैंने उससे कहा मेरी कैफियत नक्शे में न लिख, इस इबारत को नक्शे से अलग लिख। दरअसल क्या है कि असदुल्ला बेग खां गालिब 1850 से हकीम पटियाले वाले की हवेली में रहता है। इब्राहिम साहब, हमारे इस प्रोग्राम में चलते चलते आपकी पसंद का हम एक गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों चलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। आप आज शख्सियत में आए, हमारे साथ इतना वक्त गुजारा, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।